हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ामपुर। फिर से आपका मैथ की क्लासेस में स्वागत है। शाम के 5 बज गए हैं और रोज़ शाम को 5 बजे हम लोग ये क्लासेस करते हैं। तो काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है, आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसीलिए इसकी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जा कर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। 30-40 क्लासेस जो अभी तक हो चुकी हैं, सब कुछ आप देख लेंगे तो बहुत बड़ा पोर्शन अपने एग्ज़ाम का 10% के अकॉर्डिंग आप टैकल करने में सक्षम होंगे जहाँ कहीं भी जीएस आता है। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और गर्तों के बारे में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप पीडीएफ की बात करते हैं, इसलिए मैं पीडीएफ के लिए ये एड्रेस बता दूँ आपको। आप इस टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं t.me/exams_simplified और रिवाइज़ कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर पूछ भी सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप इस वीडियो के में भी कमेंट में पूछ सकते हैं जो यूट्यूब पे चल रही है। उसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप कमेंट्स में जो भी डाउट हो वो पूछिए। चैट के टाइम पर एक्चुअली क्लास ये रिकॉर्डेड है तो इसलिए आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत जल्द हम लोग क्लासेस में वापस आने वाले हैं, लाइव क्लासेस करने वाले हैं। बहुत जल्द हम लोग स्टूडियो में वापस आने वाले हैं। भगवान की दया से सब ठीक हो रहा है और सब जल्दी ही ठीक हो जाए। फिर बहुत जल्द हम लोग स्टूडियो में मिलने वाले हैं और लाइव क्लासेस करने वाले हैं। तब तक आपका मैथ का सीरीज़ ख़त्म हो जाना चाहिए 1-2 क्लासेस में, फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वॉल्केनोज के बारे में, यानी ज्वालामुखियों के बारे में। तो ज्वालामुखी के बारे में हम देखें उससे पहले आपको मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी जो है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके विषय में हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस थ्योरी का कहना है कि जो पूरी पृथ्वी है उस पे 7 से 8 मेजर प्लेट है। अब ये प्लेट क्या है, तो दरअसल अर्थ का जो क्रस्ट है वो इस प्रकार प्लेट्स में विभक्त है। ठीक है, जैसे ये एक पूरा रीजन जो है वो प्लेट हो गया। इस रीजन में क्या क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है यहाँ पे आपका अलास्का रीजन, नॉर्थ अमेरिका का रीजन और उसके साथ साथ ग्रीनलैंड का रीजन। तो ये तीनों मिलाकर के एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का निर्माण कर रहे हैं। उसके नीचे है एक छोटी सी कैरेबियन प्लेट और उसके नीचे है एक साउथ अमेरिकन प्लेट जो कि इतनी ज़्यादा विस्तृत है, आपको दिख रहा होगा। तो ये प्लेटें इस प्रकार पृथ्वी पर व्यवस्थित है कि ये चलती भी रहती हैं, साथ में अपनी पोजीशन ये चेंज करती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, पर ये प्लेट चल रही है। हम लोग पृथ्वी के ऊपर भले ही कॉन्टिनेंट पे स्थित है, महाद्वीप पे स्थित है, किंतु तैर रहे हैं। तो इसी कारण से क्या होता है कि ये जब प्लेटें चलती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, तब बहुत कुछ होता है। ज्वालामुखी भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है, वहाँ पे गर्तों का निर्माण भी हो सकता है, यानी ट्रेंच का निर्माण भी हो सकता है। किस्सों कहानियों में आपने ज़रूर मैरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा, मैरियाना गर्त के बारे में। तो ये मैरियाना गर्त, इसका भी निर्माण इसी प्रकार हुआ कि प्लेटें जो है आपस में टकराईं। किस प्रकार टकराई, कैसे टकराई, किस प्रकार की टकराहट से क्या उत्पन्न होगा, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बात समझने योग्य है वो ये है कि जब प्लेटें टकराती हैं तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बन सकते हैं, जिसमें ज्वालामुखी, गर्तों का निर्माण, अर्थक्वेक का आना, और या फिर नया लैंड फॉर्म बनना, पर्वतों का बनना, ये सब कुछ चीज़ें शामिल हैं। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये प्लेटें टकराती हैं तो होता क्या है। सबसे पहले तो प्लेट बाउंड्री बनने का 3 तरीका है। ठीक है, 3 मेन तरीका है, और छोटे छोटे हो सकते हैं, पर 3 मेन तरीका है। मेन तरीका क्या है,
कि कन्वर्जेंट बाउंड्री बन सकती है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अभिसरण सीमा। क्या कहेंगे? अभिसरण सीमा। तो ये जब कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है तो क्या होता है? जब कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है ना, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है तो दरअसल क्या होता है कि जब दो प्लेट आ रही है और टकरा रही हैं, उस दशा में कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। ठीक है, तो कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जब एक ही बिंदु पे बहुत सारा चीज़ आकर के मिल जाए उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट या अभिसरण सीमा में क्या होता है कि दो प्लेटें टकरा करके एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तब वो क्या होता है कि जब एक प्लेट ज़्यादा डेंस रहती है, ठीक है, क्या होती है? एक प्लेट ज़्यादा डेंस रहती है और दूसरी क्या रहती है? वो उतनी डेंस नहीं रहती है, वो थोड़ी लाइट रहती है। ठीक है, एक घनी रहती है और एक लाइट रहती है। ठीक है, एक हल्की रहती है। तो जो घनी वाली प्लेट है वो क्या होता है? घनी प्लेट जो है वो कम डेंस प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। क्या होता है? जैसे दो प्लेटें आई और फिर क्या हुआ? एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट के नीचे पहली वाली प्लेट सबडक्ट हो गई। जब ऐसा कुछ हो कि इस प्रकार से प्लेट सबडक्ट हो जाए, क्योंकि जो घनी प्लेट थी वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से एक प्लेट है और उसके नीचे दूसरी प्लेट चली गई है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या? सबडक्शन जोन। इसको क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन। और ये जनरली कहाँ बनता है? ये बनता है वहाँ पर जहाँ पर ओशन की प्लेट जो ज़्यादा घनी है, जो ज़्यादा डेंस है। ओशन प्लेट विच इज़ डेंसर। ठीक है, ओशन प्लेट डेंस है। तो जो डेंस ओशियन प्लेट है, जब लाइट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस जाए, ठीक है, ओशनिक प्लेट जो है जिसपे ओशन है वो ज़्यादा घनी होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है? वो अपेक्षाकृत हल्की होती है। तो जो घनी वाली ओशनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस जाती है। उस स्थिति को कहते हैं क्या? सबडक्शन जोन। ठीक है, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक तो ये होता है हाल कि सबडक्शन जोन बन जाता है। और क्या हो सकता है? जब दो ओशनिक प्लेटें टकरा रही हों। ठीक है, ये तो तब हुआ जबकि सबडक्शन जोन तो तब बना जबकि एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट टकरा रही थी। लेकिन जब दो ओशनिक प्लेटें टकरा रही हों तब क्या होगा? उस समय एक आइलैंड आर्क बनता है। ठीक है, एक आइलैंड आर्क बनता है और ये किससे एसोसिएटेड है? ये सबमरीन वोल्केनो से एसोसिएटेड है। उस समय क्या होता है कि कोई एक प्लेट कमज़ोर हो सकती है या कोई एक प्लेट थोड़ी सी जो है कम डेंस रहेगी और दूसरी वाली ज़्यादा डेंस रहेगी। तो उस स्थिति में आइलैंड आर्क का निर्माण होता है। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि जब एक ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिले। इस स्थिति में तो बहुत मज़ेदार होता है जो होता है। उसका एग्जाम्पल है जैसे एंडीज़ पर्वत या रॉकीज़ पर्वत। क्या होता है कि ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है और डेंसर ओशनिक प्लेट जो है सबडक्ट कर जाती है और उसके बाद क्या होता है? वो जगह वहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन बन सकता है ना, जैसे कि एंडीज़ बना हुआ है साउथ अमेरिका में। ये वाला जो किनारा है यहाँ पे जो एंडीज़ पर्वत है, क्या हुआ? यहाँ से ओशनिक प्लेट आई और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई। उसी स्थिति में एंडीज़ पर्वत का निर्माण हुआ है। उसके बाद क्या होता है? जब कोई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराता है, इस स्थिति को तो हम लोग बखूबी जानते हैं। जैसे कि हिमालय, क्या हुआ कि फोल्डिंग के कारण दोनों ही प्लेटें लाइट थी और फिर क्या हुआ? फोल्डिंग हो गया। तो वैसे स्थिति में लार्ज माउंटेन रेंजेस बनते हैं। तो ये तो देख लिया हमने अभिसरण सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री को। अब हम देखते हैं किसको? डाइवर्जेंट बाउंड्री या अभिसारी सीमा को। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि दो प्लेटें हैं ना, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही, डाइवर्ज कर रही हैं, दूर जा रही हैं। तो दो प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब लैंड पे ऐसा होगा, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट पे ऐसा होगा तो क्या होता है? एक रिफ्ट वैली बनती है, जैसे कि नर्मदा की रिफ्ट वैली। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका में जो है ग्रेट रिफ्ट वैली
है ना। यहाँ पर ईस्ट में है ग्रेट रिफ्ट वैली जो अफ्रीका में वो है। उसके बाद जब ओशियन के अंदर होगा, जब सी के अंदर होगा, तब क्या होगा, वैसे स्थिति में मिड ओशनिक रिजेस का निर्माण होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री के केस में मिड ओशनिक रिजेस का निर्माण होता है। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, और वो ये है कि क्रस्ट का निर्माण होता रहता है, ठीक है। जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो भाग है, सबसे वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसका निर्माण होता रहता है और उसका विनाश भी होता रहता है। सब कुछ जो है इस यूनिवर्स में, उसका निर्माण भी हो रहा है और उसका विनाश भी हो रहा है, और अर्थ का क्रस्ट भी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जिस प्रकार आदमी पैदा होता है मर जाता है, उसी प्रकार अर्थ का क्रस्ट भी पैदा होता है और मर जाता है। कैसे मरता है ये मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि सी के अंदर आपने मिड ओशनिक रिजेस का नाम सुना होगा। अंतर महासागरीय जो पर्वत होते हैं उसमें क्या होता है कि दो डाइवर्जेंट प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो नीचे से क्या होता है, लावा निकलता है, और उसी मैग्मा, उसी लावा के कारण क्या होता है, यहाँ पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैंटल से जो मैग्मा निकल रहा है उससे नए क्रस्ट का निर्माण होगा सी के भीतर, और इसी क्रस्ट का विनाश कहाँ पे हो जाता है, ये गर्त में हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं वो बताऊंगी। तो फिलहाल आप याद रखिए कि सी के अंदर क्या होता है, जब भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री रहती है तो वहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं और वहाँ पे नए क्रस्ट का निर्माण हो सकता है। अगला है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या रूपांतरित सीमा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे के साथ बोलती हैं कि देखो टकराते वकराते दोनों दूर जाते हैं, पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे से पास कर जाती हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन कैसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये कहीं भी हो सकता है, लैंड पे भी या सी में भी, लेकिन क्रस्ट का निर्माण नहीं होता है, ना ही उसका विनाश होता है, ठीक है। यानी क्रस्ट सेम रहा, उस पर ना फोल्डिंग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या रहा, क्रस्ट सेम रहा। लेकिन एक दूसरे से ये फ्रिक्शन तो फिर भी लगता है, एकदम ऐसे ही तो नहीं पास कर सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एनर्जी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भूकंप आ जाता है। तो भूकंप आने के भी काफ़ी सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का होना। मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, दोनों प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से स्लाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जब एक्यूमुलेट हो जा रहा है तो भूकंप आ जा रहा है, रूपांतरित सीमा, रूपांतर सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के केस में। अब हम लोग देखते हैं कि दुनिया में वोल्केनोज की स्थिति क्या है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अरे बाप रे, दुनिया के जो ज़्यादातर वोल्केनोज हैं वो कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, ठीक है, यहाँ स्थित है। क्या कारण है यहाँ स्थित होने का, कारण है यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट टकरा रही है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट टकरा रही है। सिमिलरली ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये भी पैसिफिक ओशियन में ही है, आपको दिख रहा होगा, ये भी पैसिफिक ओशियन में ही है, प्रशांत महासागर में ही है। सेम चीज़ ये भी प्रशांत महासागर में ही है। तो यहाँ इस प्रशांत महासागर में जो ये वाला रीजन है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वोल्केनो का निर्माण हो रहा है। तो वोल्केनो का निर्माण इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। उसके अलावा आपको इधर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और थोड़ा बहुत वोल्केनो जो कॉन्सेंट्रेशन है आपको यहाँ अफ्रीका में दिखाई दे रहा होगा, और थोड़ा सा कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में। बाकी सब जगह तो छोटे छोटे हैं, लेकिन जो मेजर वोल्केनो का जो बेल्ट है वो आपको पैसिफिक ओशियन के आसपास दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जो पैसिफिक ओशियन है उसका आप अगर प्लेट का अवस्थिति देखिए तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। ये कौन सा प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पैसिफिक प्लेट से कौन कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं, इससे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रही है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर टकरा रही है पैसिफिक प्लेट से। उसके बाद और कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टकरा रही है।
यूरेशियन प्लेट टकरा रही है ना। उसके बाद यहाँ पे साउथ अमेरिका के बगल में है नज़का प्लेट, ये भी टकरा रही है, और एक छोटी सी कोको प्लेट है वो भी यहाँ पे टकरा रही है। तो यहाँ पर इतना सारा प्लेट जो है टकरा रहा है एक दूसरे से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनोज हैं, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या कहा जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन में एक आग का ये गोला है। और जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी प्लेटें टकरा रही हैं तो इस टकराहट से सिर्फ वोल्केनो ही नहीं आएगा, बाकी सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। जैसे कि वोल्केनो हुआ, वोल्केनो निकल रहा है, उसके बाद और क्या होता है? भूकंप आता है। तो बहुत ज़्यादा इस रीजन में भूकंप आता है ना, बहुत ज़्यादा इस रीजन में भूकंप आता है। यहाँ पे अभी आपने हाल ही में सुना होगा सुलावेसी द्वीप के बारे में। सुलावेसी कहाँ है? ये सुलावेसी द्वीप यहाँ पे है। ये कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में है सुलावेसी द्वीप। ये सुलावेसी द्वीप हाल ही में फट पड़ा है ना, बहुत बड़ा यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। तो ये जितने भी यहाँ पे आसपास में, जैसे जापान हो गया, जापान भी अपने अर्थक्वेक्स के लिए बहुत फेमस है ना। तो ये जो भी रीजन है, यहाँ पर वोल्केनो होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, और साथ साथ यहाँ पे गर्तें भी होती हैं। गर्तें कैसे बनती हैं हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि जितना भी हलचल है भूमि के नीचे जो है, एनर्जी का स्टोरेज होने के कारण जो भी हलचल है वो इन्हीं सब जगहों के आसपास से बाहर निकलता है जहाँ पे प्लेटें टकरा रही हैं। तो इसीलिए ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या अग्निवृत्त, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जगह भी आपको दिख रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। अफ्रीकन प्लेट अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट भी टकरा रही है। तो यही सारी चीज़ें जो है, टकराहट जहाँ भी है उसके आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर टकराहट है वहाँ पे वोल्केनो या हलचल वाली चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अब अफ्रीका में क्या हाल है? तो देखिए, अफ्रीका में एक पेक्यूलियर चीज़ है। क्या है वहाँ पे अफ्रीका में? कि दरअसल अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो है वो खुद ही टूट रहा है, ठीक है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट खुद ही टूट रहा है। ये अगर अफ्रीका महाद्वीप है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिफ्ट है, ठीक है, एक रिफ्ट है जिसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है, ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पे इसी रिफ्ट के कारण क्या हुआ कि इसी रिफ्ट के कारण ये प्लेट टूट रही है। ऐसा वक्त आएगा हज़ारों साल बाद जबकि अफ्रीका की प्लेट जो है टूट गई रही होगी, 2 भागों में विभक्त हो जाएगी, 2 भागों में 3 भागों में, जो भी वहाँ की फिजियोलॉजी है वहाँ पे उस अनुसार विभक्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? ऐसी स्थिति में यहाँ पर हलचल तो होनी ही है। तो इसीलिए इस रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा भूकंप आता है। इस रीजन में साथ साथ वोल्केनो भी है। और क्या है? इस रीजन में बहुत सारी लेक्स हैं। आपको पता है ना, लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, लेक टाना, ये सारी लेक मलावी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी लेक्स हैं कहाँ हैं? इसी रीजन में हैं। तो यहाँ पे इसी प्लेट के टूटने के कारण वहाँ पे वोल्केनो भी हो रहा है, वहाँ पे अर्थक्वेक भी हो रहा है, और वहाँ पे लेक्स भी हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि वोल्केनो का निर्माण कैसे होता है, क्या कारण है उसके पीछे, और उसकी लोकेशन के पीछे क्या कारण है। अगर आप जीएस में पढ़ेंगे तो आप साथ साथ ये भी पढ़ना कि वोल्केनो के प्रकार क्या होते हैं। लेकिन चूंकि हम अभी यहाँ पे मैप कवर कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसको इंक्लूड नहीं किया है, किंतु आप ज़रूर पढ़िएगा कि वोल्केनो के प्रकार क्या होते हैं। फिलहाल हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं कि जो बड़े बड़े वोल्केनोज हैं, मेजर एक्टिव वोल्केनोज हैं दुनिया में, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग यहीं पे देखते हैं, पैसिफिक ओशियन के ही आसपास देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा बैरन आइलैंड। इंडिया में एकमात्र वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा इस फैक्ट को कि इंडिया का वोल्केनो है उसका क्या नाम है? इंडियाज़
वोल्केनो, क्या नाम है इस इंडिया के वोल्केनो का? इसका नाम है बैरन आइलैंड। ठीक है, भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। और ये बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है बच्चों? ये स्थित है, आपको लोकेशन से भी दिख रहा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार में पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो बैरन आइलैंड हो गया, लेकिन ये सुषुप्त है ज्वालामुखी, ये फटता वटता नहीं है, ये पहले कभी फटा होगा, इधर बहुत सालों से नहीं फटा है। लास्ट ये कब फटा था? लास्ट इसको 2017 में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 2017 से पहले लास्ट ये फटा था 1991 में। उसके पहले कब फटा था? तो ये 1700 में फटा था। ठीक है, 1787। तो ये क्या है, ये बहुत कम फटता है, फटता भी है तो उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन बहुत सारे जो वॉल्केनोज हैं वर्ल्ड में वो खतरनाक जगहों पे स्थित हैं, और अगर वो इरप्ट कर गए तो आसपास की जगहों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके भी हम एक आध नाम देखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे? दूसरा है माउंट सिनाबंग, उसके बाद माउंट क्राकाटाऊ, आगुंग, यहाँ नेपाल जापान में स्थित है साकुराजीमा, और उसके बाद यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला है। आपको याद होगा ये रूस का क्या है? कामचटका पेनिनसुला। तो कामचटका पेनिनसुला का भी जो रीजन है, इसको हम लोगों ने देखा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो कामचटका का पेनिनसुला है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन भी मिल रहे थे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्केनिज्म का भी रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेजीमियानी करके एक वॉल्केनो है। ठीक है, उसके बाद आप जब आएंगे तो आपको फिलीपींस में भी ये एम्ब्रियम टाइप का नाम का ये वॉल्केनो दिखेगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए इस साइड में, तो यहाँ पर विलिकन डी फ्यूगो, और उसके बाद कैरिबियन सी में भी है सोफ्रियर हिल्स। तो ये सारे वॉल्केनोज हैं। नाम ये आसपास वाले आ सकते हैं एग्जाम में, और वो वॉल्केनो जो कि न्यूज़ में रहा है वो आ सकता है, जैसे कि सिनाबंग हो गया या बैरन आइलैंड हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें यूरोप के आसपास के वॉल्केनोज के बारे में, तो इटली में वॉल्केनोज हैं काफ़ी। ठीक है, जैसे माउंट एटना और माउंट वेसुवियस और माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है इटली में। ठीक है, उसके बाद यूरोप में एक और है निसोरिस, और इधर ग्रीनलैंड में क्या है? लेके गीगर, और यहाँ पर इंडियन ओशियन में हर्ड आइलैंड करके है, और यहाँ एक एरेबस करके वॉल्केनो है। ये एरेबस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिक में स्थित है। ठीक है, तो यही 2-4 वॉल्केनोज के नाम हैं जो कि आप जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। आने की संभावना यहाँ इंडोनेशिया वाले हैं क्योंकि ये फटते रहते हैं। जापान का है ये इम्पॉर्टेंट एक बड़ा वॉल्केनो। उसके बाद ये इटली वाले हैं माउंट एटला, वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली, और उसके बाद ये एरेबस है और हर्ड आइलैंड है। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं और एक प्रश्न पे विचार करते हैं कि इंडोनेशिया में इतने सारे वॉल्केनोज क्यों हैं। तो इंडोनेशिया में जैसा कि हमने बात किया कि यूरेशियन प्लेट वो क्या है, यूरेशियन प्लेट जो है वो साउथ में जा रही है, नीचे आ रही है, जबकि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है वो ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ पे हो रही है भयानक टकराहट। और उसके बाद एक फिलीपीन प्लेट है वो वेस्ट की ओर जा रही है, यानी ये रीजन क्या है, इंडोनेशिया के पास वाला ये जो रीजन है, यहाँ पे 3 प्लेटें हैं जो मूवमेंट कर रही हैं। कितनी प्लेटें कर रही हैं? 3 प्लेट्स आर मूविंग। ठीक है, 3 प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं। इसी कारण इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया के आसपास। दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज किस कंट्री में है? तो वो इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये 3 प्लेटें चूँकि यहाँ पे मूव कर रही हैं, इसी कारण से इतने सारे वॉल्केनोज हैं यहाँ पे। इसी को यहाँ पर देखिए
यहाँ पर फिगर में बताया गया है कि ये जो यूरेशियन प्लेट है ये कहाँ है, नीचे जा रही है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर आ रही है, जबकि जो फिलीपींस प्लेट है वो कहाँ जा रही है, वो वेस्ट साइड में जा रही है। तो यहाँ पे टकराहट जब हो रही है, यहाँ पे फिलीपींस प्लेट है जो छोटी सी प्लेट है, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है मेजर प्लेट है, और ये वाली प्लेट क्या है, माइनर प्लेट है। तो फिलीपींस प्लेट जो है इस साइड जा रही है, और इसी कारण से ये वाला रीजन जो है वोल्केनोस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। फिर अब हम ज़रा बात कर लें एक और प्रकार के वोल्केनो की, ठीक है, एक और प्रकार के वोल्केनो की जिसका नाम है हॉटस्पॉट वोल्केनो या इंट्राप्लेट वोल्केनो। हॉटस्पॉट या इंट्राप्लेट, अभी तक हमने देखा कि क्या होता है कि जब दो प्लेट मूव करती है और टकरा जाती है या सबडक्ट हो जाती है, उस दशा में वोल्केनो बन रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब कोई प्लेट मूव नहीं कर रही है, उस दशा में भी कभी कभी वोल्केनो बनने लगता है, और उसका नाम क्या है, हॉट स्पॉट या इंट्राप्लेट। इंटरप्लेट मतलब दो प्लेट, और इंट्राप्लेट मतलब इंट्रा मतलब INTRA। तो इंट्राप्लेट का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लेट जो है, एक ही प्लेट उसके ऊपर भी वोल्केनो आ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसके भीतर आपको पता ही होता है कि क्रस्ट मेंटल कोर होता है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो जो मेंटल है वहाँ से कभी कभी होता है कि कन्वेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में मेंटल प्लूम चलता है। क्या चलता है, मेंटल प्लूम। ये मेंटल प्लूम क्या होता है, तो दरअसल वही लावा होता है जो कि बहुत तेज़ी से ऊपर आने लगता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेंटल प्लूम, PLUME। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ सब कुछ स्लाइड पे इरेज करके, ताकि आपको और समझ में आ जाए। दूसरा पेन भी ले लेती हूँ, तो रेड पेन लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये क्या है, क्या नाम है इसका, मेंटल प्लूम, ठीक है, PLUME। तो ये मेंटल प्लूम जो है निकलता है, और फिर क्या होता है कि इतना तेज़ी से ऊपर आता है कि उसको फिर वो प्लेट व्लेट नहीं देखता है, वो जिधर से है उधर ही से निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, मेंटल प्लूम राइज करता है, तो जहाँ पे प्लेट का मूवमेंट नहीं हो रहा हो वहाँ पर भी कभी कभी फॉर्मेशन हो जाता है वोल्केनो का। और इसका एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, और ये हवाईयन रिज है, ठीक है, हवाई आइलैंड के पास है। फिर ये क्या हुआ कि यहाँ से निकलने लगा, और कुछ समय बाद क्या होता है कि पैसिफिक प्लेट जो है वो खुद ही मूव कर जा रही है, ठीक है ना। पैसिफिक प्लेट मूव कर रही है ना, भले ही बहुत धीमी गति में मूव कर रही है, पर पैसिफिक प्लेट मूव कर रही है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा नीचे से आकर के जो मैग्मा है वो जमा हुआ, फिर आगे बढ़ गया, और फिर क्या हुआ, वो मैग्मा आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर अंदर से निकला और ये वाला मैग्मा और आगे बढ़ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे से निकला मैग्मा, लावा, और फिर ये और आगे बढ़ गया। तो इस तरह से एक हवाईयन रिज का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, हवाईयन रिज नाम की एक पर्वत श्रृंखला का, जो कि कैसे बनी है, पैसिफिक प्लेट का मूवमेंट हो रहा है और नीचे से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रा प्लेट वोल्केनो है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे आपको दुनिया में एग्जाम्पल मिल सकते हैं इंट्रा प्लेट वोल्केनो के। लेकिन आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन 2020। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे काफ़ी सारे वोल्केनोज एक्टिव रहे हैं, सबके नाम आप PDF में से पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। ये देखिए, काफ़ी सारे वोल्केनोज एक्टिव रहे हैं, कहाँ पर, इंडोनेशिया वाले रीजन में। और उसके बाद थोड़े वोल्केनोज अफ्रीका में, ये स्ट्रोम्बोली और एटना, ये हमेशा ही जब लगभग निकलते रहते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे रॉकीज़ और एंडीज़ के आसपास वोल्केनोज का निकलना दिखाई दे रहा होगा। ये हर्ड, ये एरेबस,
इधर सॉन्डर्स। तो ये नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं किसको, ट्रेंचेस को, यानी गर्त को। तो गर्त क्या होते हैं? गर्त भी दरअसल सबडक्शन के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? सबडक्शन के कारण। सबडक्शन में क्या हो रहा था? सबडक्शन के कारण बनते हैं। और इस सबडक्शन में क्या होता है? कौन सी दो प्लेटें टकराती हैं? एक होती है ओशियनिक प्लेट, ठीक है, ओशियनिक प्लेट, और एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट जनरली, ठीक है। एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से कि ओशियनिक प्लेट डेंस होती है, राइट। कैसी होती है? डेंस होती है। और ये वाली कैसी होती है? ये हल्की होती है, ठीक है। ये क्या होती है? लाइट होती है। वो डेंस होती है और ये लाइट होती है। तो जो ओशियनिक प्लेट है वो क्या करती है? वो नीचे घुस जाती है, ठीक है। डेंस है तो नीचे घुस गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह गई, और घुस के ये कहाँ चली जाती है? ये नीचे चली जाती है, मेंटल में चली जाती है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि ये पाताल लोक जाने का रास्ता है। तो अगर पृथ्वी में इसके भीतर पाताल लोक की कल्पना की गई है तो ये ट्रेंच के माध्यम से ही जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे क्रस्ट का विनाश होता है। जो अर्थ के ऊपर क्रस्ट है, उसका जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसका विनाश होता है। कहाँ पर होता है ये होता है ट्रेंच के या गर्त के पास में, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रेंचेस जो हैं आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सभी के सभी कहाँ दिख रहे होंगे? वहीं पे दिख रहे होंगे जहाँ पर कि ओशियन और कॉन्टिनेंट मिल रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और ये यूरेशिया है। यहाँ पर भी आपको लैंड दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको ओशियन के पास में लैंड दिख रहा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किसके विषय में? ट्रेंच या गर्त के विषय में। तो दुनिया के अगर सबसे डीपेस्ट प्लेस की बात करें, सबसे जो है गहरी जगह इस दुनिया की बात करें, तो वो क्या है? मारियाना ट्रेंच। और उस मारियाना ट्रेंच में एक जगह है चैलेंजर डीप, ठीक है। चैलेंजर डीप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, चैलेंजर डीप नाम जरूर याद रखिएगा। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट प्लेस है, सबसे नीचे, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट प्लेस है, ठीक है। क्या नाम है इसका? चैलेंजर डीप। और ये कितना इसका डेप्थ है? 11,022 मीटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसका। ऊपर जितना है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उसकी तुलना में आप देख रहे होंगे कि डेप्थ इसकी ज़्यादा है। तो ये तो हो गया कौन सा? मारियाना ट्रेंच, उसमें है चैलेंजर डीप। उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंचेस हैं, जैसे कुरील ट्रेंच, अल्यूशियन ट्रेंच, मिडिल अमेरिका ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, पेरूचिली ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। तो इन सब का लोकेशन आप मैप पे देख सकते हैं। ये लोकेशन आपको दिख रहा होगा और ट्रेंचेस काफ़ी कम हैं, तो इसलिए इसका स्थिति समझने में और साथ ही साथ इसका फॉर्मेशन समझने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये याद रखिएगा कहाँ है? कैरेबिया के पास है। अब आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हमने दो चीज़ों के विषय में बात की है, एक तो ज्वालामुखी और दूसरा ट्रेंच। और आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास फिर इतनी ही है। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। कुछ भी आपके डाउट्स हों तो आप ऑलवेज मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं, और जो भी समस्याएं हैं आपकी, आप बताइए उनके विषय में, उनका निदान होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।